हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीए फाइनल, सीएमए फाइनल और सीएस प्रोफेशनल्स के लिए कुछ केस लॉज देखे थे पीजीबीपी में, याद होगा? बिल्कुल याद है सर जी। आज हम उस सिस्टम को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन टोटालिटी होप्सो 4 केस लॉज देखे थे। मैं एक बार आपको बता दूं कौन कौन से केस लॉज देखे थे और कहां से पिक किए गए थे, वो मैंने आपको बता दिया था। पहला केस लॉ ढंग से देखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट वन। तमिलनाडु टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया। हैंकेल स्पिक इंडिया लिमिटेड, ओके। सीआईटी वर्सेस के एंड कंपनी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। टीवीएस मोटर लिमिटेड, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट आईसीडीएस लिमिटेड, और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। किसका डिसीजन है? सुप्रीम कोर्ट का। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कुछ नहीं है। क्यों सर? हम लोग के लिए कुछ नहीं क्यों है? क्योंकि जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, बेसिक कंसेप्ट, जब बेसिक कंप्लीट पीजीबीपी के 17 और 18 लेक्चर हो गए थे और जब मैं एडवांस पर आया था तो उसके फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने ये आपका टॉपिक ओवर कर दिया था। और मैंने आपको शायद ये बोला भी था कि व्हेन यू विल डू द स्टडी ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस लॉज एट दैट टाइम यू विल फाइंड ओवर देयर। माइट भी मैंने बोला हो, नहीं बोला हो, लेकिन मैंने ये टॉपिक आपको कवर करवा दिया था। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर लेजर और लेसी का रिलेशनशिप है तो मैंने आपको एक चीज इंपॉर्टेंट जरूर बताई थी, और वो चीज थी कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 को इग्नोर करेंगे। यस सर, याद आ गया, आपने एक जगह इस पॉइंट को बोला था। मैंने आपको यह बताया था अगर कोई लेजर अपनी एसेट लेसी को देता है और लेसी उसका यूज करता है, अब या तो वो लीज फाइनेंस लीज होगी या ऑपरेटिंग लीज होगी। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अकाउंट में हम ऐसे करते थे। भूल जाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 को। याद रखो सुप्रीम कोर्ट का केस आईसीडीएस लिमिटेड। आईसीडीएस इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड नहीं है। आईसीडीएस लिमिटेड, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी। तो आईसीडीएस लिमिटेड ने लीज पर कोई अपनी एसेट किसी को दी। अब प्रॉब्लम ये आती है, हु वन इज एलिजिबल टू गेट द डेप्रिसिएशन, द लेसर और द लेसी। प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि लेसर ने यह क्लेम किया दैट ही इज द ओनर ऑफ द एसेट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट, and at the end of the lease term the lessee is bounded to return back it to the lessor, and the beneficial ownership held with the lessor itself। भाई किराया कौन ले रहा है? लेजर। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट ओनरशिप किसके पास है? लेजर के पास। और एसेट को यूज करने के बाद एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एसेट लेजी वापस कर देगा लेजर को। हाँ या ना? लेसी तो कहीं ओनरशिप में है ही नहीं, उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन कैन बी अवेल्ड ओनली एंड ओनली बाय लेसर इटसेल्फ, एंड दैट इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ द आईसीडीएस लिमिटेड। आईसीडीएस लिमिटेड में ये केस डिसाइड हुआ। मैं 4 लाइनें पढ़ देता हूं, ढंग से सुनेंगे। कैन डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड व्हीकल बी डिनाइड टू द लेसर ऑन द ग्राउंड दैट द व्हीकल आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द लेसी एंड दैट द लेसर इज नॉट द एक्चुअल यूजर ऑफ द व्हीकल। नाउ द लेसी इज नॉट द एक्चुअल यूजर ऑफ द व्हीकल even though he is the owner of the asset। And what the Supreme Court observed, Section 32 imposes a twin requirement of ownership and uses of business as condition for claim for depreciation। Section 32 दो आपके ऊपर फाउंडेशन लगाता है। पहला तो you should have ownership, second the asset must be used by the assessee for its business purposes or profession purposes। Now
सेक्शन 32 डजंट मैंडेट एक्चुअल यूजेस बाय द एसएससी इटसेल्फ। सेक्शन 32 ने कहीं ये नहीं लिखा कि एसेट का एक्चुअल यूजर ही डेप्रिसिएशन पाएगा। पक्की बात। Now, in this case, the SSC did use the vehicle in the course of its leasing business. Its leasing business means लेजर के point of view से बात की गई। As per the lease agreement, the SSC is the exclusive owner of the vehicle at all point of time. बता दिया। The SSC is empowered to repossess the vehicle in the case of the default committed by the lessee. ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। The SSC had a right of inspection of the vehicle at all time. SSC यानी लेसर के पास राइट है कि वो जा करके अपनी लीज्ड एसेट्स को कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। ओके। At the end of the lease term, the lessee is under an obligation to return the vehicle to the SSC. Yes, it can be seen that the proof of the ownership lies in the lease agreement itself, which clearly point in the favor of the SSC. And the last two लाइनें, जो लास्ट की दो लाइनें हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। फाइनल कंक्लूजन, लास्ट डिसीजन क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का? एंड द डिसीजन वाज द एसएससी मींस लेसर was entitled to claim the depreciation in respect of the vehicle leased out since it has satisfied both the requirement of section 32. That's it. समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आईसीडीएस लिमिटेड का केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का जी। अब आते हैं नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं। आपको दिख रहे होंगे सामने कि हम इन टोटलिटी 10 केस लॉस तक करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 केस लॉस देखे थे, आज हम लोग 5 से 6 केस लॉस और देखेंगे। इन टोटलिटी इट वुड बिकम 10। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी केस लॉस भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस बेसिकली है ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, किसका? गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट। तो बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड जो दिल्ली का है, व्हाट इज द एलिजिबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज एंड पेरिफेरल। तो कंप्यूटर एसेसरीज और पेरिफेरल्स, इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है ये बताओ। डिसीजन इस पर देना है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है। क्या डिसीजन दिया है? कंप्यूटर और कंप्यूटर पेरिफेरल्स पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया बीएसईएस? क्या हम उसको कंप्यूटर पेरिफेरल्स या कंप्यूटर आइटम्स जो होते हैं उनको भी हम क्या मान लें? कंप्यूटर मान लें और 60% का डेप्रिसिएशन चार्ज करें? हाँ, डिसीजन यही आया। हाँ, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स, क्योंकि कंप्यूटर बिना प्रिंटर के, कंप्यूटर बिना कीबोर्ड के, यूपीएस के, सीपीयू के, सर्वर के काम नहीं कर सकता। तो मजबूरी है कि आपको उस कंप्यूटर और कंप्यूटर पेरिफेरल्स पर भी, कंप्यूटर पर तो 60% हर कोई जानता है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स पर भी आपको 60% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। जी, क्या बोला गया? Computer accessories and peripherals such as printers, scanners, server, etc. form part of an integral part of a computer system and they cannot be used without the computer. जी sir. Eligible for depreciation at the higher rate of 60% applicable to computer including computer software. Including computer software. Including computer software. Clear? तो सर हम लोगों ने बीएसईएस का भी केस देख लिया आज और आईसीडीएस लिमिटेड का भी केस देख लिया। नेक्स्ट केस है आपका अरेवा टी&डी इंडिया लिमिटेड और ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। कैन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस इंफॉर्मेशन, अब केस क्या है मैं उसके फैक्ट्स को डिस्कस कर दूं तो आपके लिए आसानी होगी आगे की स्टडी करना। मैं एक एसएससी हूं, मैंने किसी बिजनेस को एक्वायर किया। अब उस बिजनेस को एक्वायर किया तो बट ऑब्वियस है मैंने उस बिजनेस की अब सारी इंफॉर्मेशंस अपने आप ले ली।
यानी जो काम मैं कई सालों में करता धीरे धीरे, और बिजनेस की सेक्रेट्स हमको पता चलते धीरे धीरे, और टाइम मुझे अपना वेस्ट करना पड़ता धीरे धीरे, अब वो इकट्ठा मैंने किसी का बिजनेस एक्वायर करके ले लिया। एक तरह से देखे तो राइट, हमने इंफॉर्मेशन राइट्स ले लिए, एक तरह से इंफॉर्मेशन का एक ग्रुप खरीद लिया, जिससे हमारे समय की भी बचत हुई, पैसे की भी बचत हुई। हाँ, कैन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्वायर्ड बाय द एसएससी एज पार्ट ऑफ द स्लम सेल। स्लम सेल के दौरान अगर हम किसी के बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो उसकी जाहिर सी बात है इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और राइट्स, इंफॉर्मेशन राइट्स अब हमारे पास आ जाती हैं। उस बिजनेस के सारे सीक्रेट्स मेरे पास ओपनली आ जाते हैं, मुझे समझ में आ जाता है ये बिजनेस कैसे चलता था, कैसे काम करता था, इसकी लूप होल्स क्या थी, अच्छी चीजें क्या हैं, खराब चीजें क्या हैं, बिजनेस कौन सी चीजों को मार्केट नहीं देख पाया, या कौन सी ऐसी कमियां रह गई बिजनेस में, या अच्छाइयां क्या है बिजनेस की। आई विल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और अगर मैं शायद उस बिजनेस को एक्वायर या स्लम सेल में नहीं खरीदता तो शायद वो धीरे धीरे मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस होता और कई चीजों को लूज भी करना पड़ता, गंवाना भी पड़ता, टाइम तो जाता ही, पैसा तो जाता ही। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने स्लम सेल में किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को लिया है और बिजनेस इंफॉर्मेशन को लिया है स्लम सेल के दौरान, तो क्या हम उनको गुडविल मान सकते हैं, और अगर हाँ गुडविल मान सकते हैं तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कोर्ट ने कहा, किस कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा हाँ, जो मैंने आपको रीजंस बताए उन्हीं को ही उन्होंने ही बताया, और उन्होंने बोला हाँ यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द गुडविल। जरा देखते हैं क्या है। HC held that the specified intangible assets acquired under the slum sale are in the nature of intangible assets under the categories other than business or commercial rights of similar nature, accordingly eligible for depreciation under section 32. That is over. So simple. नेक्स्ट आपका केस लॉ है स्मिथ सिक्योरिटीज लिमिटेड, और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। जरा ढंग से देखें तो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपकी जब एडवांस लेक्चर नंबर 1 लिया था तो उस समय मैंने आपको ये डिसीजन उसी समय बता दिया था, ये पर्टिकुलर पॉइंट उसी समय क्लियर कर दिया था। Is the SSC entitled to depreciation on the value of goodwill considering it as an asset under section 32? जब हम लोग केस लॉ के जब हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन सीए फाइनल, एंड वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर theoretical topic. Now again we are doing the same thing while we are just doing the study of case laws. तो तीन जगह एक ही टॉपिक कई चीजें कवर हो जा रही, प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर हो गया, थ्योरी पढ़ाते समय भी मैंने कवर करवाया, और आज फिर जब हम लोग केस लॉस की स्टडी कर रहे हैं तो ये चीज आ रही है। तो स्मिथ सिक्योरिटी लिमिटेड में ये बोला गया कि जो हम लोग का गुडविल पर डेप्रिसिएशन है, क्या वो अलाउ होता है? हाँ, बता चुके हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारा डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। Clear? Is the SSC entitled to depreciation of the value of asset considering it as an asset under section 32? Yes, it was held that goodwill is an asset under section 32 under subsection 1 and depreciation thereon be allowed. Next case law, ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो फालतू की चीजें हटा देते, मतलब हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट केस लॉ, फेडरल बैंक लिमिटेड, केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है। हम लोगों ने एरेबा कर लिया, स्मिथ कर लिया, अब हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक लिमिटेड की। किसकी बात करने जा रहे हैं? फेडरल बैंक लिमिटेड केरला की बात करने जा रहे हैं। क्या बोला होगा केरला हाई कोर्ट ने? जो हम ईपीएबीएक्स यूज करते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, इंटरकॉम, देखो दिमाग में नहीं आ रहा था, जो हम लोग इंटरकॉम यूज करते हैं। जी सर, इंटरकॉम यूज करते हैं। मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, बिल्कुल सर, मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो ये जो इंटरकॉम और मोबाइल फोन्स हैं, विल दे बी द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर,
और विल चार्ज डेप्रिसिएशन एज ऑफ कंप्यूटर मीन 60% टू ईपीएबीएक्स यानी इंटरकॉम सिस्टम एंड मोबाइल फोन पर क्या 60% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? आपका आंसर आएगा नो, मींस नो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक केस लॉ बताया था जिसमें मैंने बताया था बीएसईएस पावर के केस में कि कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स, तो जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू, यूपीएस, ये सारी चीजें कवर्ड होती हैं जो बिना कंप्यूटर और कंप्यूटर सर्वर जो बिना कंप्यूटर के रन नहीं कर सकते, तो उन पर तो 60% का डेप्रिसिएशन बीएसईएस पावर के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया था। लेकिन क्या इस केस लॉ में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, केरला हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा फेडरल बैंक लिमिटेड के केस में? ईपीएबीएक्स को क्या हम लोग कंप्यूटर का हिस्सा माने और कंप्यूटर की तरह ही उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें? और दूसरा ईपीएबीएक्स, दूसरा मोबाइल, क्या मोबाइल को भी हम कंप्यूटर की तरह ट्रीट करें और उस पर भी 60% का डेप्रिसिएशन चार्ज करें? आपका जवाब होगा ना सर जी, ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा अत्याचार और अन्याय नहीं करेंगे और हम नहीं सहेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, आप तो डिसीजन दे रहे हो, यही डिसीजन केरला हाई कोर्ट ने भी दिया था। उसने कहा था कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 60% अवेलेबल टू कंप्यूटर एंड देयर इज नो ग्राउंड टू ट्रीट द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एज कंप्यूटर। दीज आर द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. How will you treat the communication equipment as equal to computer? While it was given clear-cut manner that the computer is eligible to get the benefit of depreciation as at the rate of 60%. Now the computer was okay, computer peripherals was okay, but the communication equipment are quite different from the computer and computer peripherals. Is it clear? जी सर, बिल्कुल साफ हो गया। लास्ट केस ला जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, that is your Srimati A. Shivakami and another. Srimati A. Shivakami and other. क्या है? Would beneficial ownership of asset suffice for claim of depreciation on such asset? क्या beneficial ownership रखना जरूरी होता है एसेट पर? मैं फैक्ट पढ़ता हूं फिर से एक बार। Would beneficial ownership of asset suffice for claim of depreciation on such asset? अगर किसी एसेट पर किसी का beneficial ownership है, now I am the beneficial owner of a particular asset, whether I would become eligible person to get the benefit of depreciation, that this is the sufficient criteria, this is the sole criteria to get the benefit of depreciation only by having the beneficial ownership. कहा गया HC observed, Madras High Court observe करता है that in the context of the Income Tax Act, इनकम टैक्स एक्ट की अगर बात किया जाए, टू टैक्स द इनकम द ओनर इज अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन इन सो मेनी केसेस दैट ओनली ओनर इज द पर्सन. देयर शुड बी एन ओनरशिप, ईदर द एक्चुअल ओनरशिप और द फ्रैक्शनल ओनरशिप, जो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के टॉपिक की थ्योरी पढ़ते समय कवर किया था. तो एक्चुअल ओनरशिप और फ्रैक्शनल ओनरशिप, ओनरशिप तो ओनरशिप होती है, चाहे वो कंप्लीट जमीन और बिल्डिंग की ओनरशिप हो या पर्टिकुलर उसके किसी पार्ट पर ओनरशिप हो. इफ आई हैव मेड एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर देन मैंने ये चीज आपको डिटेल में बताई है, तो वो फ्रैक्शनल ओनरशिप है. तो एचसी ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन क्लेम करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट देयर शुड बी एन ओनरशिप एंड द ओनर इज अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट. तो ओनर ही वो बंदा होगा जो बेनिफिशियली इंटरेस्ट रखेगा उस एसेट्स पर इनकम कमाने का. पक्की बात है. बेनिफिशियल ओनर एंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन ओवर दो इवन दो द एसएससी वाज नॉट द लीगल ओनर ऑफ द पर्टिकुलर एसेट. लीगल ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, बट द बेनिफिशियल ओनरशिप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं. लेजर और लेजी के केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है. आई एम द ओनर ऑफ द एसेट, द अदर वन पर्सन इज द यूजर ऑफ द एसेट. लेट इट बी अबाउट द अकाउंटेंसी. हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 की स्टडी नहीं कर रहे, हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं. तो उस केस में ओनर हु वाज द एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट मींस मैं उस लेसी से रेंट पा रहा हूं.
I become an eligible person to get the benefit of depreciation in the same way. यहां पर भी एक बात की है, क्या बेनिफिशियल ओनर होना जरूरी है? बात तो वही है। यस, बेनिफिशियल ओनर होना जरूरी है, लीगल ओनरशिप की हम बात नहीं कर रहे। बेनिफिशियल ओनरशिप का होना जरूरी है कि पर्टिकुलर जिस आदमी के हाथ में एसेट्स का इनकम आएगा वो आदमी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। पर्टिकुलर ओनरशिप पहली चीज बताई गई, दूसरा उस एसेट का बिजनेस में यूज होना ये दूसरी चीज बताई गई, तो ही आप डेप्रिसिएशन अवेल कर सकते हो। कुल मिलाकर अभी तक डेप्रिसिएशन के पॉइंट पर ये चीजें डिस्कस हुई। गुडविल के बारे में हमको समझ में आया, हाँ गुडविल पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर के बराबर का हिस्सा माना जाता है और 60% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। जबकि हमारे जो कम्युनिकेशन आइटम्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, APA-BX एंड मोबाइल फोन्स, वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है एंड दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड दोज आइटम्स आर नॉट एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट एज इक्वल टू कंप्यूटर। दैट्स इट। कुछ चीजें जरूरी हैं, मैं बार बार बोलता हूं, आपको केवल सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज दिमाग में रखने हैं। अगर आप कोई चीज तैयार कर रहे हैं, मगअप कर रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं, देन दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम ऐसा करें कि कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिले, तो बेटर टू मग अप द केस लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दैट्स इट। जैसे आज मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट ICDS लिमिटेड बताया, स्मिथ सिक्योरिटीज लिमिटेड बताया, और लास्ट क्लास में हेंकल स्पिक इंडिया लिमिटेड का केस लॉज डिस्कस किया था। तो आपको अगर रटने भी हैं, तैयार भी करने हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की केस लॉज को थोड़ी मजबूती के साथ तैयार करिए। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट जिस्ट है उसको यहां सेट करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा और बाय।